हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज हम लोग को कवर क्या करना है। हम लोग पीरियोडिक टेबल को लेते हुए आ रहे थे, उनके टॉपिक्स पढ़ते आ रहे थे। अब हम जो चल रहा था, हम लोग की प्रॉपर्टीज चल रही थी। तो प्रॉपर्टीज को हमें कवर करते हुए चलना है। देखो, प्रॉपर्टीज में बेसिकली हमारा एटॉमिक रेडियाई कंप्लीट हो चुका, आयनिक रेडियाई कंप्लीट हो चुका, वो ऑर्डर हम देख चुके थे सारे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी हमारी कंप्लीट हो गई। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, पिछले लेक्चर में हम बहुत डिटेल में समझा चुके हैं। किस तरीके से वेरिएशन होता है वो भी हम बहुत अच्छे से देख चुके थे, कुछ क्वेश्चंस भी देख चुके थे, और सेकंड पीरियड का हम ग्राफ भी देख चुके थे कि हमारा ग्राफिकली ऑर्डर किस तरीके से एलिमेंट में वेरिएशन हो रहा है एटॉमिक नंबर और सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के बीच में। ठीक है, और वहां पे कुछ हमारे एक्सेप्शंस भी आए थे, दो, है ना, एक बेरिलियम और बोरॉन के बीच में और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में। तो वो भी हमने कवर किया था। वहां से क्वेश्चंस ज्यादातर उठते हैं, तो वो आप एक बार देख लेना। अब हम यहां पर देखेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी मैंने बताया था, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे ज्यादा, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में आता है। इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देखो मीनिंग तो समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेसिकली बता क्या रहा है, इसका मतलब क्या है। लेकिन इसको जो और अच्छे से समझने के लिए आपको कुछ चीजें सुननी पड़ेंगी यहां पर। देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है। एटम हमारा आइसोलेटेड एटम है, अकेला एटम पड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। इलेक्ट्रॉन जब गेन होगा तो कुछ एनर्जी वहां से निकलेगी, वहां से कुछ एनर्जी निकलेगी, क्योंकि जब हम कंप्लीटली फिल्ड हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, तो फिर हम कुछ एनर्जी निकाल देते हैं, है ना। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब अगर कोई एनर्जी निकलती है, ये याद रखना, अगर कोई एनर्जी निकलती है तो वो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बोलते हैं हम जब केमिकल रिएक्शन होती है तो वो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है मतलब वहां पे एनर्जी निकल रही है, और जब हीट एनर्जी, कोई एनर्जी निकलती है तो वो नेगेटिव में आती है। किसमें आती है? नेगेटिव में, ये याद रखना। अब कोई अगर हम एनर्जी देनी पड़ रही है, वहां पर होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। वहां पर जो डेल्टा एच आएगा, जो एंथैल्पी आएगी, वो होगी पॉजिटिव। अब यहां पर एक बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में। दोनों में बेसिकली है क्या, देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तब होगी, उससे पहले एक वर्ड आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहां पर दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों एक चीज नहीं होती है। कई बार लोग एक चीज पढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इलेक्ट्रॉन, वर्ड आ गया, समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब होता है चाहत। तो इलेक्ट्रॉन की जिसमें जब चाहत होती है, किस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा चाहत है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने की चाहत को, है ना, या डिजायर को, इलेक्ट्रॉन की रखने की डिजायर को, है ना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो वो उसका भी वेरिएशन हम देखेंगे। लेकिन ये केवल चाहत है, अगर चाहत ज्यादा है, ये बोल सकते हो, अगर इलेक्ट्रॉन की चाहत है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, तो फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी होगी। क्योंकि जैसे हमने बोल दिया, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, हमारी एक ऑर्बिटल खाली है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। हमें चाहत है, बिल्कुल चाहत है, हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। अब एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही हम लेंगे, हम कंप्लीटली स्टेबल हो जाएंगे, है ना, खुश हो जाएंगे हम। तो इलेक्ट्रॉन हमने लिया, पहले तो हमें चाहत थी, तभी हम इलेक्ट्रॉन लेंगे। इलेक्ट्रॉन हम लेंगे तब हम एनर्जी निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ज्यादा आएगी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, उतनी ज्यादा एनर्जी निकालेगा, है ना। वो एलिमेंट उतनी ही ज्यादा एनर्जी निकालेगा जितनी ज्यादा चाहत होगी। जैसे जैसे आपको कोई चीज चाहिए थी, हाँ, आपकी डिजायर है, आपको ये चीज चाहिए, ठीक है, जैसे आईफोन चाहिए आपको, तो आईफोन की आपको चाहिए, वो डिजायर है, आपकी वैकेंट पोजीशन खाली है मन में कि आईफोन आ जाएगा, हम बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। एक बाइक आ जाएगी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। तो ये एक डिजायर बता रहे, एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो जैसे आईफोन आया, है ना,
अब छोटा मोबाइल आया एंड्रॉइड तो आप इतनी ज्यादा खुश नहीं होगे। तो यहां पर एफिनिटी भी डिपेंड करता। तो आपकी एफिनिटी क्या है कि बड़ी है, थोड़ी सी ज्यादा है। तो आईफोन अगर आ गया तो आप 2-3 दिन ना खुशी में इतने झूमोगे, तो वो बताता है आपकी एफिनिटी कितनी है, वो एनर्जी निकालता है, फिर आपकी एनर्जी झलकेगी, सबके सामने दिखेगी आप कितने खुश हो। तो जितनी ज्यादा आपकी एफिनिटी होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकलेगी। बस इतना याद रख लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कुछ। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम कैसे समझेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे? जैसे हमने आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन किया था, तो आयनाइजेशन एनर्जी वहां थी कि इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ताकत लग रही है वो आइसोलेटेड एटम होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ताकत लग रही है एक एटम से, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, है ना, आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ताकत लग रही है, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। यहां पर उल्टा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम में, फिर वो एनर्जी निकल रही है जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो हम क्या डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? द अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी released when we add an electron to outermost shell of isolated, अकेला होना चाहिए वो, of isolated gaseous atom, क्लियर हो रही बात की नहीं? ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। चॉकलेटी चौक है ये, समझ में आ रहा होगा, विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। तो अब क्या बता रहा है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वी ऐड एन इलेक्ट्रॉन टू आउटर मोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो अगर ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये पहली शेल, ये दूसरी शेल मान लो, ठीक है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं पहली शेल में, तो 1 इलेक्ट्रॉन की यहां पर जरूरत है। 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगी, इधर पे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है। क्लियर हो रही बात कि नहीं? समझ में आ गई बात? इसको नोट कर लो जल्दी फटाफट। देखो कुछ फैक्टर्स हैं यहां पर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को वेरी करते हैं, किस तरीके से वेरिएशन आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, वो हम वो भी देखेंगे, वो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली। देखो एक चीज देखते हैं, अगर मैं कहूं कि सोडियम और फ्लोरीन, ठीक है, तो सोडियम और फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी? एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं हम यहां पर। तो सोडियम क्या है, एक मेटल है, और फ्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है। ये आपको पता है कि सोडियम जो है वो मेटल है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ये आपको डेफिनेशन पता है मेटल्स की, मेटल्स ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन, है ना, दोज एलिमेंट हुज ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड मेटल्स। तो ऐसे एलिमेंट जो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उसको क्या बोल देते हैं, मेटल्स, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन जनरली गेन कर देते हैं उनको हम बोल देते हैं नॉन मेटल्स। तो यहां पर जो बात है, अब हम जो आपको समझाना चाह रहे हैं बेसिकली कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो हमने बोला नेगेटिव आ रही है ना। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, जितनी ज्यादा चाहत होगी इलेक्ट्रॉन की किसी एलिमेंट को, तो उतनी ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकालेगा। वो एनर्जी जितनी निकालेगा वो नेगेटिव में आएगी। मैंने बताया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमेशा नेगेटिव में आ रही है। जैसे हमने बात कर ली कि हमारा ये आ रहा है A+B, ये रिएक्शन हो रही है और ये C आ रहा है, ठीक है, और यहां पर एक हीट एनर्जी आती है, डेल्टा H इसको बोल देते हैं। तो ये प्रोडक्ट में एनर्जी निकल रही है, इसको जो आएगा वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, वो आएगी नेगेटिव में। कितनी आएगी, नेगेटिव में, है ना, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी तरीके से अगर कोई एक एटम है, न्यूट्रल एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया और उस न्यूट्रल एटम की एफिनिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, तो वो एक नेगेटिव बनने के बाद एनर्जी कुछ निकालेगा, तो ये हमारी जो हो गई वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई। समझ में आ रही बात कि नहीं? अब
अब हम बात करें कि वो डेल्टा H पॉजिटिव आ रहा है। डेल्टा H पॉजिटिव का मतलब वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता। आप जबरदस्ती उस पर देना चाहते हो, लेकिन वो लेना नहीं चाहता। अगर आप जबरदस्ती देना चाहोगे, वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव आएगी। वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आएगी जहां पर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन अपने आप से नहीं लेना चाहता, या फिर ये बोल सकते हो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 है। उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ही नहीं, है ना। जैसे हम बात करें नोबल गैसेस की, तो जो नोबल गैसेस होती हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वहां पर 0 होती है। मेटल्स में भी जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं होती है। तो वहां पर हमेशा याद रखना, वहां पर हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में आएगी या 0 आएगी। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो जहां पर हमें इलेक्ट्रॉन की चाहत नहीं है, वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं आती है, नेगेटिव में आती है। पॉजिटिव में आ जाएगी, फिर पॉजिटिव बोल रहे है ना, क्योंकि हमें वहां पर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा H कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी नहीं है किसी एलिमेंट को, और वहां पर हम इलेक्ट्रॉन जानबूझ के दे रहे हैं, वहां पर जो हीट एनर्जी होगी उसका साइन पॉजिटिव में होगा। मतलब वहां पर हीट एनर्जी निकलेगी नहीं, वहां पर देनी पड़ेगी जबरदस्ती। क्योंकि अब देखो, मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, ठीक है, मैं सेटिस्फाइड हूं पूरा, इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती आ रहा, तो मैं तो मना करूंगा ना। जब मना करूंगा तो जबरदस्ती वो इलेक्ट्रॉन देगा, तो उसको एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो एनर्जी लगानी पड़ेगी, वो हो जाएगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो एंड कर रहा है हम पे, एंडो कर रहा है, अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। तो एनर्जी देने, मतलब बोल सकते हो जबरदस्ती देना, है ना। वहां पर जब जबरदस्ती देंगे तो वहां पर हमें जोर लगाना पड़ेगा, मतलब एनर्जी लगानी पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, हमें आप अगर दोगे तो हम सेटिस्फाइड, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे स्पॉन्टेनियसली, है ना। यहां पर आपको कोई ताकत नहीं लगानी पड़ेगी। तो आप इलेक्ट्रॉन दोगे, मैं ले लूंगा और थोड़ी सी एनर्जी मैं रिलीज कर दूंगा। जितनी ज्यादा एफिनिटी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी मैं रिलीज करूंगा। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होगी, वहां पर याद रखना कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में आएगी या 0 आएगी। जहां पर इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी जिस एलिमेंट को, वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव आएगी। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर नेगेटिव आ रही है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, वो होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सच में, जो ट्रूली होती है। क्योंकि वहां पर तो हम जबरदस्ती एनर्जी देने के बाद इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन अपने आप ऐड हो, दैट इज कॉल्ड रियल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर हो रही बात की नहीं? समझ में आ गई बात? तो ये कुछ चीजें थी, हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको नोट कर सकते हो कि इस तरीके से चीजें होंगी। तो ये हमारी जो हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ रही बात नहीं, है ना। अब अगर हम बात करें एक दूसरी, ये तो हमारी स्पॉन्टेनियस वाली चीज हो गई, ये हमें अपने आप हो रही है ना। जहां पर जरूरत है इलेक्ट्रॉन की नीड है, यहां पर इलेक्ट्रॉन की नीड है। समझ में आ रही, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। अब नॉन स्पॉन्टेनियस, जहां पर इलेक्ट्रॉन की नहीं है नीड, वहां पर क्या करना है, वहां पर जो ए है उस पे इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है तो जो ए नेगेटिव बनेगा, यहां पर जो आएगा वो डेल्टा H नेगेटिव आएगा। मतलब यहां पर ये अपने आप नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब जब हम डेल्टा H एनर्जी को उस साइड ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव में आएगी। तो ये हो जाएगी हमारी एंडो, ये तो हमारी एक्सो हो जाएगी, ये तो हमारी एक्सो है ना। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है और डेल्टा H नेगेटिव निकल रही है। यहां पर कौन सी हो जाएगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये चीज आप थोड़ा सा याद रखना, जहां पर डेल्टा H नेगेटिव आती है वो स्पॉन्टेनियस कंडीशन होती है, वहां पर नेगेटिव होता है, ठीक है। और जहां पर स्पॉन्टेनियस नहीं होती वहां पर डेल्टा H पॉजिटिव आता है। क्लियर? इसको नोट कर सकते हो। अब देखना है हमें फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो हमने अभी डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी है कोई एलिमेंट पे, है ना, कोई एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, अगर इस पर इलेक्ट्रॉन हो रहा है ऐड, तो वहां पर एनर्जी जो निकलेगी वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाती है। उसको हम ट्रू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल सकते हैं। क्योंकि जब हमें एफिनिटी नहीं है और वहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो वहां पर तो हमें नहीं चाहिए ना इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो वहां पर एनर्जी निकलेगी नहीं, आपको खुद लगानी पड़ेगी,
तभी मैं इलेक्ट्रॉन गेन कर पाऊंगा। मैं ऐसा एलिमेंट अगर हूं तो मुझे नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन, मेरी एफिनिटी नहीं है, मेरी चाहत नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने की, तो आप जबरदस्ती ही थोपोगे तभी हम ले पाएंगे, और वो भी आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो वहां पर हो जाएगी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इतनी बात समझ में आ गई होगी अच्छे से आपको, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से वेरिएशंस हम देखना है, जिसकी वजह से क्वेश्चंस बनेंगे, वो हम देख लेते हैं। पहला फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है एटॉमिक साइज। अब देखो, आप समझो, बहुत अच्छे समझना, क्लियर हो जाएगा, बस आपको समझना है बहुत अच्छे से। क्लास को एक सही तरीके से देखा करो, पूरी तरीके से कंटिन्यूअसली के साथ, तो चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। और ये जो दो प्रॉपर्टी हैं, जितनी भी हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, ये हमने बोला था ये पीरियोडिक टेबल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये मिस कर दिया मतलब पूरी की पूरी आपने पीरियोडिक टेबल मिस कर दी। आपको हिस्ट्री से कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी से भी कोई भी क्वेश्चंस नहीं आते। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी साथ में लेकर चल रहे हो तो इसको प्रॉपर्टीज के जो वीडियो लेक्चर्स उसको बहुत अच्छे से देखना है आपको, सारे जितने भी आएंगे, ठीक है, वो जितने भी आ चुके उसको भी दोबारा आप देख सकते हो। तो इसको मिस ना करना, पूरा कंटिन्यूअसली के साथ चीजें पेशेंस के साथ समझने के साथ, बल्कि नोट्स भी बनाते रहो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब देखो, हमें समझना है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग में पहला है एटॉमिक साइज। अब देखो, जब एटॉमिक साइज है ना, जब एटॉमिक साइज हमारा बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है, अगर हमने ले लिया ये हमारे न्यूक्लियस है और साइज यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, हमने मान लिया बढ़ता जा रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं है, वहां पे आयनेशन एनर्जी थी तो इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे थे, तो वहां पर साइज जब बढ़ने से तो जो आयनेशन एनर्जी है वो हमारी कम हो रही थी। यहां पर क्या है कि अगर साइज बढ़ रहा है, ठीक है, साइज बढ़ रहा है, तो जो आउटर मोस्ट शेल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड होना या इलेक्ट्रॉन का निकलना वो सब आउटर मोस्ट शेल पे डिपेंड करता है, उस पे ही ऐड होते हैं, उससे ही निकलते हैं। तो अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, या बोल सकते हो करेक्ट भाषा में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैं बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में, स्क्रीनिंग इफेक्ट सब कुछ मैं बता चुका हूं अच्छे से, दोबारा देख सकते हो अगर समझ में नहीं आ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में क्या क्या डिफरेंस है वो भी मैं बता चुका हूं, ठीक है। एक बार नहीं आया समझ में तो बिल्कुल क्लियर कर लिया करो प्रीवियस लेक्चर देख के, इधर पे दिक्कत मत करना कि हमें ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा, तो हम कैसे समझें इसको सबसे पहले जो चीज हमें समझनी है, तो जो टॉपिक हम समझा चुके हैं पहले वो बिल्कुल अच्छे से कवर कर लो, ये आपके लिए भलाई है, ठीक है, आपके लिए बेस्ट रहेगा ये चीज। अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियर की पावर अगर बढ़ रही है हमारी, ठीक है, न्यूक्लियर पावर हमारी बढ़ रही है, न्यूक्लियर पावर बढ़ रही है, तो जो न्यूक्लियर पावर बढ़ेगी कैसे, हमें ये फैक्टर देखना है। अगर न्यूक्लियर पावर बढ़ रही है और हमारा शेल उतनी है, हम बात करें जैसे हम सेकंड पीरियड की बात करें, सेकंड पीरियड में हमारा क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, शेल दो शेल है, प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन जो है वो भी बढ़ते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन प्रोटॉन बढ़ते आ रहे हैं, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेना है, प्रोटॉन बढ़ गए ना न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन लेना है, बस शेल में जगह खाली होनी चाहिए, ऑर्बिटल वैकेंट होनी चाहिए, वहां पर इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा। अब नियोन में नहीं लेगा, नियोन 2-8 कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2,8, वहां पर कंप्लीट है, वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, वो उसकी चाहती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहां पर नहीं। एफिनिटी कहां पर है, फ्लोरीन में देख सकते हो, वहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो सबसे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो वहां पर बढ़ी। लेकिन हम यहाँ पर फैक्टर्स देख लेते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स, अभी हम वेरिएशन देखेंगे, पहले फैक्टर्स देख लेते हैं। तो अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस का अगर हम बात करें आउटर मोस्ट शेल है, साइज हमारा बढ़ता जा रहा है, तो न्यूक्लियस का जब जैसी साइज बढ़ता जा रहा है तो वहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो आउटर मोस्ट शेल में वो हो गया कम, क्योंकि साइज बढ़ गया, 2 शेल है, 3 शेल है, 4 शेल है, 5 शेल है। अब जब जैसी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल से, वो वहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट शेल पे हो जा रहा है कम, वहां पर क्या हो जा रहा है कम, तो साइज के बढ़ने से जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जितना ये वही बता रहा है कि अगर न्यूक्लियस के पास में है तो वहां पर एफिनिटी ज्यादा होगी, वो आउटर मोस्ट शेल पे जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वहां पर पकड़ अच्छी होगी न्यूक्लियस की, तो वहां पर पकड़ अच्छी होगी तो एनर्जी अच्छे से निकल पाएगी,
ठीक है, तो ये चीज है। अब जैसे आपका घर है, घर के अंदर तक आप आ रहे हो तो आपका अच्छे से स्वागत हो जाएगा। बाहर वाले आप वरांडा से आ रहे हो, बाहरी गली में आ रहे हो, जा रहे हो, कोई नहीं पूछेगा। तो वो आउटर मोस्ट शेल है, तो आउटर मोस्ट शेल से आप आ रहे हो, जा रहे हो, थोड़ी एनर्जी रिलीज होगी, थोड़ी निकलेगी, है ना, ऐड होगी, निकलेगी, वहां पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जितने ज्यादा आप न्यूक्लियस के करीब होगे, है ना, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी निकलेगी। तो ये आपको ध्यान देना है। तो इसको देखो, एटॉमिक साइज में क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। मतलब जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो होती जाएगी कम। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट कर लेना कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल फैक्टर्स काम करता है एटॉमिक साइज किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। जैसे ही साइज बढ़ता जाएगा वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर एटॉमिक साइज छोटा हो रहा है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम देख चुके थे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली होता क्या है, जेड इफेक्टिव, है ना। तो जेड इफेक्टिव किस तरीके से वेरी करता है? जेड इफेक्टिव हमारा आता है जो टोटल हमारा न्यूक्लियर चार्ज है उससे हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट हम माइनस कर देते हैं तो हमारा जेड इफेक्टिव आ जाता है। अब अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हम इफेक्टिव ही न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली बोलते हैं, चाहे न्यूक्लियर चार्ज को हम जनरली अगर बोले तो इफेक्टिव ही न्यूक्लियर चार्ज वो कहलाएगा। तो अब अगर हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, ये वही बात कर रहा है इनडायरेक्टली, है ना। एक चीज को आपको समझना है। अब वहां पर आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहे थे तो वहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो आउटर मोस्ट शेल पे हो गया था कम, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम। बस इतनी सी याद रखना है आपको कि वहां पर एटॉमिक साइज को बोल रहा है लेकिन वो बात इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की ही कर रहा है। तो आपको सिंपल समझना है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस मतलब उसमें कहीं ना कहीं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट शेल में कम हो गया क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया। एटॉमिक साइज हमारा बढ़ जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो कम हो जाएगी। अब जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात है तो यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा जो आउटर मोस्ट शेल पे जितना ज्यादा होगा वो पकड़ होगी वहां पर उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकलेगी। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, जितनी ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकलेगी। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काम कर रहा है। ठीक है, इसको समझते हैं। देखो इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हायर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हायर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव में आनी है। किसमें आनी है? नेगेटिव में। इतनी बात आप याद रखना। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा काम करेगा। इतनी सी बात हमने समझ ली कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का फैक्टर है। लेकिन हमने यहां पर ये बता रहा है जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हमने बताया कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कब होगी, जब स्पॉन्टेनियस चीज होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी उस एटम की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाएगी। बहुत सिंपल है, बहुत हचड़ पचड़ नहीं है यहाँ पर, इसलिए बहुत सुलझे तरीके से समझना कि कोई एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी चाहत है, वहां पर इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हो रहा है, आइसोलेटेड गैसियस एटम है, वो एटम अकेला है, कोई अगल बगल कोई दूसरा एटम नहीं है, उसकी चाहत है इलेक्ट्रॉन की, वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो एनर्जी जो रिलीज करेगा दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक, और उसको हम बोल देंगे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्योंकि वो निकाल रहा है। ठीक है, अब जिसकी चाहत नहीं है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं है, वहां पर आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो आपको जबरदस्ती डलवाना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक, और वहां पर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी आपको अच्छे से। ठीक है, लास्ट फैक्टर और देख लेते हैं, दैट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग देखो क्या काम करता है ना। ये हमारा जैसे एटम है ना, एक शेल हमने और बढ़ा दी, ये वाला जो शेल है ये इस शेल में स्क्रीन कर रहा है, शील्ड कर रहा है। जब शील्ड कर रहा है मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया। एक ही फैक्टर अगर आप याद रखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उससे आप सारी चीज कनेक्ट कर सकते हो, सारी प्रॉपर्टीज कनेक्ट कर सकते हो बहुत अच्छे से। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा क्योंकि स्क्रीनिंग कांस्टेंट बढ़ जाएगा, है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट बढ़ जाएगा तो टोटल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से स्क्रीनिंग इफेक्ट माइनस कर सकते हैं हम। तो माइनस कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा,
वो कम हो जाएगा। तो मतलब जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, जितना ज्यादा स्क्रीनिंग कांस्टेंट होगा, उतनी कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकलेगी। क्लियर हो गई बात? उतनी कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकलेगी। देखो तो क्या है स्क्रीनिंग इफेक्ट, हायर द स्क्रीनिंग इफेक्ट लोअर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहां पर बोलोगे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, याद रखना नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ही बात होती है। जब भी हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं तो नेगेटिव ही ज्यादातर बोलेंगे, अगर नहीं लिखा नेगेटिव तो। नहीं तो पॉजिटिव लिखा होगा, वहां पर एंडो हो गई, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं थी, आपने जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दिया और उसने लिया, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लगेगी वहां पर। क्लियर हो रही बात की नहीं? समझ में आ गई बात? तो नोट कर सकते हो ये सारे फैक्टर्स, नोट कर लो बहुत अच्छे से। तो हम देख सकते हैं कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट कर चुके हैं, वो हम देख लिए। हम देख लेते हैं वेरिएशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी among period and group, variations of electron gain enthalpy in period and group। पीरियड और ग्रुप में हम देख लेते हैं किस तरीके से वेरिएशन होना है। क्लियर हो रही बात की नहीं? ठीक है, पकड़ते हुए चलना सारे हर एक पॉइंट को। देखो हम वेरिएशंस की बात करें तो ग्रुप पीरियड में हमारा क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और ग्रुप में किस तरीके से काम करता है, अप टू डाउन। किस तरीके से काम करता है, अप टू डाउन। ये हमारा ग्रुप हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, पीरियड हो गया। क्लियर हो रही बात की नहीं? ये हमारा पीरियड हो गया और ये हमारा ग्रुप हो गया। अब देखो पीरियड की बात करें तो लेफ्ट टू राइट की बात करें तो लेफ्ट टू राइट हमारा जो साइज है, देखो हम बात कर लें जैसे लिथियम की बात कर लें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और यहां पर नियॉन। तो इतनी चीज बात करें तो देखो यहां पर लिथियम शेल दो ही है सब में, सेकंड पीरियड में शेल दो ही होती है, ठीक है। 1s2, 2s2 और 2p6 इतनी होती है, 1 और 2, k और l शेल होती है केवल। तो अगर हम इनमें बात करें तो यहां पर केवल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लिथियम की बात करें 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7 और 2,8 नियॉन हो जाएगा, ठीक है। पकड़ते हुए चलना एक एक चीज को। अगर फास्ट लगे वीडियो तो स्लो कर लो, स्लो लगे तो फास्ट कर लो, स्पीड तो उसमें आ जाती है यूट्यूब पे, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। लेकिन यहां पर चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ये मेन हमारा कंसर्न है कि हमारा जो एक्सप्लेनेशन है वो आप तक पहुंचे, और जो चीज समझ में ना आ रही हो वो तुरंत कमेंट कर दिया करो उसी में, ठीक है। ये चीज हमें क्लियर नहीं हो रही है, इस चीज को बता दो, तो वो चीज बताने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे देंगे। लेकिन आप बहुत अच्छे से समझो क्योंकि हम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। तो यहां पर देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन की बात करें तो यहां पर जो शेल है, नंबर ऑफ शेल्स है वो पहली और दूसरी वो कांस्टेंट है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहां पर बढ़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो बढ़ रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट शेल पे हमारा पकड़ अच्छी रहेगी न्यूक्लियस की, हमारी न्यूक्लियस की पकड़ अच्छी रहेगी आउटर मोस्ट शेल पे, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज अच्छा है। तो जब न्यूक्लियर चार्ज अच्छा है तो आउटर मोस्ट शेल पे पकड़ अच्छी है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन आएगा, एनर्जी निकलेगी। और जितनी ज्यादा एनर्जी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है, जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी, क्योंकि वो उतनी इफेक्टिवली, उतनी एफिनिटी के साथ इलेक्ट्रॉन चाह रहा है अपने एटम में आ जाए। समझ में आ रही बात की नहीं? क्लियर हो रही बात की नहीं? ठीक है, तो उतनी इफेक्टिवली यहां पर वो आएगा। क्लियर? तो अब हम ये तो समझ चुके कि लेफ्ट टू राइट में हमारे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? बढ़ेगी ही बढ़ेगी। बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी इन पीरियड। क्लियर? बट हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन यहां पर 0 होगी। क्यों? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है, पेट भरा हुआ है, ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है, वहां पर इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तो वहां पर 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? 0। तो इलेक्ट्रॉन जो गेन एंथैल्पी होगी वहां पर पॉजिटिव में जाएगी। फिर क्लियर हो रही बात की नहीं? कि पॉजिटिव में क्यों जाएगी ये भी समझने का है मेथड। देखो ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है,
ठीक है। इलेक्ट्रॉन आप जबरदस्ती डाल रहे हो तो वो कहां जाएगी, एक्साइटेड दूसरी शेल में जाएगी ना, दूसरी शेल में जाएगी तो वहां पर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी ना वहां तक इलेक्ट्रॉन पहुंचाने में। समझ में आ रही बात कि नहीं, वो न्यूक्लियस के रेंज के बाहर है, वहां पर आपको देनी पड़ेगी। क्लियर। और वो भी अनस्टेबल हो जाएगा वो एटम, जबरदस्ती आप दोगे वो एटम अनस्टेबल हो गया, वो न्यूक्लियस पकड़ नहीं बना पा रहा वहां पर। तो अनस्टेबल न्यूक्लियस में अनस्टेबल अगर हो रहा है तो वहां पर एनर्जी देनी पड़ती है और दिक्कत बहुत आती है। तो इसलिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो तो ज्यादा बेटर है। तो लेफ्ट टू राइट में हम समझ चुके हैं पीरियड में हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्लियर। अप टू डाउन की बात करें, अप टू डाउन तो हमारे साथ आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ रही थी लेफ्ट टू राइट में। क्लियर हो रही बात करें। अब हम अप टू डाउन की बात करें, अप टू डाउन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखो हमने बोला था एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अप टू डाउन आपको पता है एटॉमिक साइज बढ़ता है, आपको पता है क्यों बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती है। तो अप टू डाउन में जब हमारा बढ़ रहा है, हमारा एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, तो आपको पता है फिर यहाँ पर एटॉमिक साइज का फंडा लगा सकते हो। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अप टू डाउन में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का आउटर मोस्ट शेल में जो कब्जा है, जो पकड़ है वो कम हो जाएगी। तो वहां पर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एनर्जी उतनी नहीं निकलेगी। और कई फैक्टर से इसके मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ जाता है अप टू डाउन में। तो मेटेलिक कैरेक्टर हम पढ़ेंगे आगे। तो मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक बेसिकली क्या होता है, मेटल्स ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन। तो आप तो गेन करवा रहे हो उसको, तो इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो एनर्जी निकलेगी नहीं उतनी इफेक्टिवली। क्लियर हुई बात की नहीं, ये नोट कर सकते हो, फैक्टर इंपॉर्टेंट है ये वेरिएशन। अब हम अगर क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन जो जनरेट होते हैं पहले इसको नोट कर लो। तो अब हम देख रहे थे कि जो हमारे वेरिएशन है वो किस तरीके से होंगे। जैसे हमने ले लिया 17 ग्रुप। 17 ग्रुप में हमारा क्या है, 17 ग्रुप में हमारा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो हम इसको अप टू डाउन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस तरीके से आता है। तो साइज हमारा बढ़ रहा है ना, साइज अप टू डाउन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो हमारा क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल में कम हो रहा है। तो यहां पर सबसे जो कम है आपके अकॉर्डिंग वो क्या होनी चाहिए, आयोडीन की। सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए, फ्लोरीन की। तो आप क्या लगा दोगे, ये ऑर्डर लगा दोगे, है ना, ये ऑर्डर लगा दोगे। यहां पर हो जाएगा ये गलत, यहां पर ये हो जाएगा गलत। कैसे गलत हो जाएगा, यहां पर क्लोरीन आ जाएगा पहले। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्लोरीन की ज्यादा होती है, तो क्लोरीन पहले आ जाएगा, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन और देन आयोडीन। ये तो है ही, ठीक है। तो अब क्लोरीन क्यों आ रहेगा, फ्लोरीन क्यों नहीं, ये क्वेश्चंस बहुत बार आता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी ऑर्डर ये है, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये भी लिख सकते हो, नीचे लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का भी ऑर्डर है, क्योंकि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। तो वैसे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन का है ना, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा अगर ऑर्डर करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्लोरीन की हमारी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी का ऑर्डर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इस तरीके से। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ये कट हो जाएगा, ये गलत है। तो इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन क्यों आया यहां पर, फ्लोरीन बाद में क्यों आया। देखो आपको पता है कि फ्लोरीन जो है वो साइज छोटा है ना, 3-3 लोन पेयर है भाई साहब के पास, है ना, 3-3 लोन पेयर है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो अब आ रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ये करेगा रिपेल। चाहत तो है लेकिन ये रिपल्शन में इसकी एनर्जी थोड़ी सी बर्बाद हो जाएगी। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कम निकलेगी एज कंपेयर टू क्लोरीन। यहां पर ये दिक्कत आ जाती है। वैसे तो चाहत बहुत है, इलेक्ट्रॉन वो चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, क्लोरीन भी चाहता है, उसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। लेकिन यहां पर जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके पास साइज छोटा है, तो वो साइज छोटे की वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन को पूरा का पूरा वो बैलेंस नहीं कर पाता है उस चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को। तो वहां पर वो रिपल्शन हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से क्लोरीन का साथ थोड़ा साइज बड़ा है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स पूरे घूमते रहते हैं, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए, आराम से इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इसीलिए वहां पर रिपल्शन थोड़े कम होते हैं। तो साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन्स उतने ही है 7 आउटर मोस्ट शेल में, तो रिपल्शन होने लगता है ज्यादा।
अब क्लोरीन थोड़ा बड़ा साइज हो गया तो वहां पर रिपल्शंस कम हो जाता है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो फ्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन जो रिपल्शंस को कोप अप करने में वहां एनर्जी थोड़ी सी बर्बाद हो जाती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकलती नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन के कंपेयर में थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसीलिए क्लोरीन ज्यादा होगी, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ये ऑर्डर सही है फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कौन सी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर हो रही बात करी? अब एक क्वेश्चन और आता है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम में की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों होती है? तो हमने आपको बता दिया था कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन नहीं चाहते हैं, आप जबरदस्ती दोगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। क्लियर हो रही बात की नहीं? नोट कर सकते हो ये, और भी क्वेश्चंस हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसको पढ़ लो अच्छे से, और जो भी क्वेश्चंस नहीं आए वो कमेंट सेक्शन में आप डाल दिया करो, पूछा करो, और आपको एक क्वेश्चन हम दे देते हैं तो वो हमें जरूर बताना। अगर हम बात करें पहले पीरियड की, तो सेकंड पीरियड की, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, तो ये हमें बताना है आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताना है आपको सेकंड पीरियड का। कमेंट सेक्शन में आप आंसर कर सकते हो और जरूर करना, ठीक है? चीजें पता चलेंगी आपको कितना समझ में आया। नोट कर लो।